हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा है, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि कल इंट्रोडक्शन का क्लास हमारा हुआ था, उसके बाद आज उसके आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग आए हैं, एक साथ जुड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसा कि मैं बताया था, जो आप लोगों से हो सके तो पढ़ के आइएगा। तो उसी में जो हमारा सब टॉपिक्स हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंपनी रूल और क्राउन रूल पढ़ेंगे। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर है, कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था, किस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, इन सभी चीज़ों को हम लोग फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल आया था, किनके द्वारा लाया गया था, कब इसको पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया था। उसके बाद यूनियन और इट्स टेरिटरी, मतलब हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किस आर्टिकल के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है या केंद्र शासित प्रदेश से उसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है। ठीक। उसके बाद सिटीजनशिप, नागरिकता का क्या नियम है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, और नागरिकता कहाँ से लाया गया था, किस कंट्री से नागरिकता को ली गई थी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी अमेंडमेंट्स कितने अभी तक हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तो 2-3 अमेंडमेंट्स और जुड़ गए हैं इस सेशन के बाद। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, यहाँ तक इस सेक्शन में सिर्फ पढ़ना है। मतलब एक आपको जो मैंने सेक्शन बताया उसमें लगभग 8-9 सेक्शन पढ़ने हैं। इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन छुटा हुआ है, जो कि बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताया जाएगा, उसके बाद फीचर बताया जाएगा। जब तक बनेगा नहीं तब तक फीचर कैसे पता चलेगा। अब देखिए, एक तरीका होता है पढ़ने का। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ, एक स्टार्ट किए और फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट जाके ख़त्म कर दिए। इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं और नया ट्रेंड ये नहीं कहता है, क्योंकि अब आप मेंस भी लिखने जाएंगे, वहाँ भी पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं तो नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और प्री में तो कंसेप्ट उसी से क्लियर होगा, जितना पॉइंट में आपके दिमाग में रहेगा उतना पॉइंट। और सीक्वेंस सबसे बड़ा चीज़ होता है, पॉइंट वाइज और सीक्वेंस वाइज। जब आप किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, आपका सीक्वेंस जो है वो कितना सटीक है, उस चीज़ को फॉलो करना होता है प्री हो या मेंस की तैयारी के लिए। तो अगर अभी से उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है मेंस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और प्री भी स्मूथली क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम लोग उसी सीक्वेंस को कोशिश कर रहे हैं जो फॉलो करें, ताकि आप उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, 8 महीने साथ में रहना है, बीपीएससी मेरा है के साथ, तभी बीपीएससी आपका हो पाएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्राउन रूल और कंपनी लॉ दोनों पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद अगले सेक्शन पे चलेंगे। आज कोशिश करते हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करें, उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने से पहले हम लोग ये समझे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्यों पड़ा भारत में। चाहे किसी भी देश को चलाने के लिए जो एक साधन का प्रयोग किया जाता है उसी को संविधान कहते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक प्लान्ड सेट ऑफ रूल्स दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड में क्या है, अनरिटन है। अनरिटन कहने का मतलब ऐसा नहीं जो लिख के नहीं रखा गया हो, लेकिन अनप्लान्ड है। हमारे क्या यहाँ क्या है, एक बुक है, एक क्राइटेरिया है, जो अगर संविधान, ये संविधान की पुस्तिका है, इसी के तहत भारत में शासन प्रणाली चलाई जाएगी, उसी को संविधान कहा जाता है। लेकिन कहीं क्या है, एक छोटा सा बुक है, एक इस चीज़ के लिए अलग रूल है, इस चीज़ के लिए अलग रूल है, और वो प्लान्ड नहीं है, उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऐसा नहीं अनरिटन कहने का मतलब जो बोल दिए वो कानून हो गया, ऐसा वहाँ नहीं है। लेकिन अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में कहने का मतलब वह पुस्तिका या वह साधन जिसके द्वारा हमारे देश में शासन प्रणाली चलाई जा रही हो, उसी को संविधान कहा जाता है। अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, ए सेट ऑफ रूल दैट थ्रू विच गवर्नमेंट रन ऑन ए स्टेट दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वह लैंड मास एरिया पे वो पूरा रूल फॉलो किया जाए, दैट सेट ऑफ रूल दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जाइए, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट, जैसा कि आपको मैं बताया भी हूँ पहले लेक्चर में, कंपनी रूल से क्राउन रूल तक।
तो कंपनी रूल कब स्टार्ट हुआ अपने भारत में और कब तक चला, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो कंपनी रूल कब से स्टार्ट हुआ? 1773 से 1858 तक। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने से पहले तक हमारे भारत में क्या था? कंपनी रूल था। क्राउन रूल कब शुरू हुआ? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर 1947 के 15 अगस्त को आज़ादी तक जो हमारे भारत में था, क्राउन रूल था। तो इन्हीं दो टॉपिक को हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के एक्ट्स आएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर, पिट्स एक्ट, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कैबिनेट मिशन प्लान, सब कुछ इसी में डिस्कस करेंगे और देखते हैं आगे। पहले कंपनी रूल को स्टार्ट करते हैं। आइए कंपनी रूल पढ़ते हैं। तो कंपनी रूल में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट करते हैं। कंपनी रूल में जो हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहता क्या है? पहला नींव रखा गया था जिसमें भारत पे कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और बिजनेस कंट्रोल दोनों रखा गया था। मतलब किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, घर बनाने के लिए पिलर बनाना, तो यही ब्रिटिश शासन का पिलर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सोचने वाली बात है। यहाँ क्या कह रहा है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अपना फाउंडेशन डाल चुकी थी। मतलब क्या यहाँ कहने का था? अभी तक कंपनी हम पे शासन कर रही थी, अब क्या है? अभी भी कंपनी ही कर रही है। करवा कौन रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसका फाउंडेशन यहीं से, मतलब ब्रिटिश शासन का फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब अभी तक कंपनी क्या कर रही थी? यहाँ से व्यापार कर रही थी। अब क्या है? वहाँ के लोकल लीडर से मिलके, जमींदार, मनसबदार, इन लोगों से मिलके पॉलिटिकली भी कंट्रोल अपने आप को कर रहे थे। क्यों कर रही थी? करने के पीछे का रीजन था, अगर आपके पास पैसा है तो आज आप दिल्ली में जाके 1.5 लाख के कोचिंग में पढ़ाई कर लोगे। आपके पास पैसा नहीं है, अगर कोई पैसे का लालच देगा तो आप कहोगे ना, हाँ ठीक है दे दीजिए, हमको 1.5 लाख रुपये, हमको पढ़ने जाना है वहाँ। तो वही चीज़ उस समय हुआ था, क्योंकि उस समय फिनेंशियल रेवेन्यू जो था हमारे इंडिया का उस तरह से नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ा में इंडिया बटा हुआ था। हर जगह राजशाही राजतंत्र था, तो सभी राजा, छोटे छोटे जमींदार, मनसबदार लोग चाहते थे जो हम धनी बने, हम धनी बने, और इसका फ़ायदा ब्रिटिश अच्छे से उठाया। ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे, ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी ऑनर, मतलब डायरेक्टर थे, सारे लोग उसी पॉलिसी के तहत काम किए जो लोगों को पैसे का लालच देके, कहीं फूट डाल के अपने आप को वहाँ इन्वॉल्व किए। तो यही चीज़ हुआ, जो हमारा कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यहीं से ऑर्गेनाइज हो गया। जो पॉलिटिकली भी हम शासन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी हम ही करेंगे। मतलब आप कुछ चीज़ देखिए लेकिन कंट्रोल मेरे पास रहेगा। मतलब क्या है? अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना हमारा काम रहेगा, लेकिन जो इनकम आएगा सो ब्रिटिश के पास जाएगा। आपको उसका शेयर मिलना होगा, जितना उतना मिल जाएगा। मतलब क्या है? मेहनत मैं कर रहा हूँ, पैसा कोई और कमा रहा है। तो वही चीज़ उस समय हुआ था, जिस वजह से हम लोग धीरे धीरे उसके कंट्रोल में पूरी तरह से आ गए थे। लेकिन ये रूल क्या कहता है? बेसिकली जानने के लिए है, जो ये पहला फाउंडेशन था ब्रिटिश शासन का, जिसमें क्या किया गया? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब हमारे राजतंत्र को और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था को और राजनीतिक कंट्रोल को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें क्या हुआ था? जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दर्जा दे दिया गया, और साथ में मद्रास और बॉम्बे में एक एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, जो इनका सबऑर्डिनेट होगा। मतलब क्या है? तीनों के हेड होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बंगाल और मद्रास के गवर्नर डायरेक्टली इनके कंट्रोल में होंगे। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब क्या था? अगर आपको शासन चलाना है, कानून पे नियंत्रण आप खुद करना चाहेंगे, कानून पे नियंत्रण करने के लिए क्या होना चाहिए? कोर्ट व्यवस्था होना चाहिए।
तो उसी समय इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया जाता है, जिसमें पहले जो चीफ जस्टिस थे लॉर्ड इम्पे, इनके साथ 3 और जज थे। मतलब कहने का मतलब था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, ये फाउंडेशन था ब्रिटिश कंट्रोल या ब्रिटिश शासन का पहला फाउंडेशन था, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया। तीसरा चीज, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसके साथ साथ 2 सब ऑर्डिनेट इनके मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर अपॉइंट किए गए, और उनका हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बनाया गया, जिसमें लॉर्ड इम्पे चीफ जस्टिस थे, उनके साथ 3 और जज थे जो ब्रिटिश ही थे। मतलब अभी भी अब हमारा कुछ नहीं है इंडिया में, हमारा कानून व्यवस्था भी कहाँ से चल रहा है? ब्रिटिश से चल रहा है। मतलब इंग्लिश लोग ही हमारे कोर्ट के जज भी थे। मतलब डायरेक्टली कहने का मतलब है, अगर कुछ गलती करोगे, आप निर्दोष हो चाहे दोषी हो, सजा ब्रिटिशर्स ही देंगे और अपने हिसाब से देंगे। अब एक चीज़ बताइए, इंग्लैंड में अगर आपका शासन हो जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने लोगों को तो रिबेट देंगे ही ना, अपने लोगों की गलती को छिपाएंगे ही ना, तो सज़ा किसको देंगे? ब्रिटिश को, इंग्लिश को। वही चीज़ यहाँ था। तो 4 जज थे सुप्रीम कोर्ट में, 1 चीफ जस्टिस लॉर्ड इम्पे और 3 उनके साथ और सपोर्टिव जज थे। तो यही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था चार्टर एक्ट 1773। अब जो हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहता है? यहाँ पे क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खेल बदल कर रही है, सारा कंट्रोल उसके पास है जो सही से कर नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में अभाव है, तो कहीं कमर्शियल कंट्रोल ढीला है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल यहाँ स्टार्ट किया और पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर को सेपरेट कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, अब हम पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स को अलग अलग कर रहे हैं, और हम लोग डायरेक्ट अब देखेंगे जो आप किस तरह से काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए कौन लोग आते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कमर्शियल अफेयर्स कौन देखते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्या हुआ, पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स बदलने के बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जो 1773 में 4 लोग थे, अब यहाँ इसको 4 से घटा के 3 कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो यही क्लियर हो रहा है, जो जब पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स को सेपरेट कर दिया गया तो पूरी तरह से कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली, क्योंकि सारे बंदे अब पॉलिटिकल और कमर्शियल के बाद बच क्या जाता है? किसी भी कंपनी के कह लीजिए या किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन या किसी भी शासन व्यवस्था में, जब राजनीतिक कंट्रोल भी आप ही के हाथ में है, कमर्शियल भी आप ही के हाथ में, तो आपके पास बाबा जी का ठेंगा। तो इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पे बढ़ता जाएगा। इसके बाद 1793 में क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए और मौका दिया जाएगा ट्रेड करने के लिए। ओपीएम का ट्रेड चाइना के साथ करने के लिए ग्रांट कर दिया जाएगा। फिर 1813 में क्या आएगा, जो ओपीएम के ट्रेड को बंद करके चाय का ट्रेड सिर्फ चाइना के साथ कर पाएगी। उसके बाद 1 लाख रुपए का आप लोगों को लुप्ता दिया जाएगा, हम भारतीयों को, जो आप लोगों के एजुकेशन के लिए हम खर्च करने वाले हैं, आपके लिए 1 लाख 1813 में आएगा, जबकि वो हमारे लिए नहीं होगा, उनके फायदे के लिए होगा, बताएंगे उस चार्टर एक्ट 1813 में। तो इसी तरह से आगे चार्टर एक्ट में बताता हूँ, फिर देखिए उसके बाद आगे चलते हैं चार्टर एक्ट 1793 पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया है, अब हम लोग देख रहे हैं चार्टर एक्ट 1793। जैसा कि आप सभी को बताया था, हर एक 20 साल पे चार्टर आएगा। चार्टर होता क्या है? चार्टर एक रूल ऑफ मेमोरेंडम है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करती थी। तो अब चार्टर एक्ट 1793 क्या कहता है? पहला पॉइंट है, जो 20 साल के लिए जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इंडिया में कर रही थी, उस ट्रेड मोनोपोली को, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक। दूसरा क्या है, परमिशन ग्रांट हो गया किस चीज के लिए? भारत से चाइना अफीम भेजने के लिए। मतलब एक्सपोर्ट अफीम का ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब
कर सकती है इंडिया से चाइना। उसके तीसरा क्या कहता है, तीसरा कंपनी प्रिविलेजेस टू द ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड आउटसाइड इंडिया, मतलब अब भारत के प्रोडक्ट को भारत के बाहर भी बेच सकती है या भारत के बाहर भी व्यापार कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। पहला क्या है, जो 20 साल के लिए उनका जो पहले से भारत में जो व्यवस्था चल रही थी उसको लागू अगले 20 साल तक के लिए कर दिया गया। दूसरा चीज क्या किया गया, जो अफीम की खेती भारत में होती थी तो भारत से अफीम अब चाइना एक्सपोर्ट या ट्रेड कर सकता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा पॉइंट क्या था, जो अब भारत के बाहर भी व्यापार को अपने विस्तार कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर दिया गया। और हर एक चार्टर जो आएगा 20 साल पे आएगा। तो अब 1793 का चार्टर के बाद अब कब चार्टर आएगा, 1813 में। तो अब आइए अगला क्या है हमारा, चार्टर एक्ट 1813। 1813 बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है क्योंकि इसमें हम भारतीयों के लिए भी सोचा गया, लेकिन उसका सोचना किस तरह से था इसको समझेंगे चार्टर एक्ट में। देखिए, फाइनल स्टेप्स टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब ये क्या था, ब्रिटिश अपने राज्य को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए यह आखिरी कदम था। अब तक धीरे धीरे हर तरफ से कंट्रोल हो गया और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जहां राजतंत्र राजा महाराजा जो शासन करते थे, धीरे धीरे उन जगहों को कैप्चर करके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईस्ट इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब क्या हो रहा था, वहां से सरकारें चलना शुरू हो रही थी। अब क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल यहां होगा, मॉनिटरिंग वहां से होगी। उसके लिए ये फाइनल स्टेप था। अब क्या है, ट्रेड मोनोपोली खत्म, मतलब जो हमारा ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड के लिए जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, अब ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जाएगा। सिर्फ चाइना से क्या कर सकती है, टी का व्यापार, मतलब अब जो इसका ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया चाइना से किसी तरह का। जो इससे पहले 1793 में क्या था, जो अफीम की खेती यहाँ होती थी और एक्सपोर्ट चाइना कर सकता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी, अब वो चीज़ नहीं करेगी, सिर्फ चाय का व्यापार चाइना के साथ किया जा सकता है। तीसरा क्या है, अलॉटेड 1 लाख फॉर एजुकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। सोचने वाली बात है, जो वो व्यापार करना और शासन करना हम पे चाह रही है, वो मेरे पे 1 लाख रुपया क्यों खर्च करेगी। तो उनका रीजन था, जो हमारा भारत उस समय से ग्लोबली नहीं था और सबसे बड़ी चीज़ है जो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। सबसे पहला जो उनके साथ परेशानी आ रही थी उसको संगठित करना। तो संगठित होता कैसे, जैसे कहीं हिंदी बोली जा रही है, कहीं तमिल बोली जा रही है, कहीं मराठी बोली जा रही है। अब एक कोई लैंग्वेज तो होना चाहिए ना माध्यम, जो जिससे वो भी समझ पाए और हम भी उनकी बातों को समझ पाए, इससे उनको यहाँ पे राज्य शासन बनाने में परेशानी नहीं हो। अभी तक क्या था, जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज को उनको सीखना पड़ता था और लोकल जानकारियाँ जुटाने के लिए उनको कोई जो पढ़े लिखे गण्यमान्य व्यक्ति 1-2 हुआ करते थे, उनका हेल्प लेना पड़ता था। अब उन्होंने क्या किया, अपने एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें उनको परेशानी नहीं हो, उस सिस्टम को यहाँ स्थापित करने के लिए। तो ये 1 लाख रुपया खर्च कहाँ करना है, लिटरेचर एंड साइंस। लिटरेचर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, और वहाँ का जो साइंस का कल्चर है, वहाँ का जो साइंटिफिक सिस्टम है, उसको यहाँ धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलाना। इंग्लिश का नॉलेज होगा तो हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। इसके लिए ब्रिटिश ने सोचा, जो यही एक माध्यम है, जो इंग्लिश एजुकेशन देंगे तभी हम उनके बातों को इजीली समझ पाएंगे और उन पर शासन अच्छे से कर पाएंगे। आप किसी पे भी, घर में भी या कहीं भी, आप किसी पे शासन कब करते हैं, जब उनके भाषा को जानते हैं, उनके कमजोरी को उनके भाषा, क्योंकि बहुत सारी कमजोरियां थी जो वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ के भाषा का नॉलेज नहीं था उनके पास। अब भाषा का नॉलेज होगा, जब हम उस भाषा में उनसे बात करने लगेंगे, वो हमारे भाषा को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे कि ये चीज़ इंग्लिश में बोला जा रहा है तो हिंदी में इसको ये इस तरह से बोला जा रहा है। तो धीरे धीरे उनको शासन करने में परेशानी ना हो, इसके लिए एजुकेशन पे 1 लाख रुपया खर्चा किया गया। अब क्या था, अपने यहाँ बहुत सारा धर्म था, हिंदू और मुसलमान, ठीक, तो इनका नीति ही था फूट डालो शासन करो। तो इसके लिए क्या किए, अपने क्रिश्चियनिटी को यहाँ प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को जो यहाँ आके अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर सके, इसको भी अलाउ कर दिया गया 1813 में। तो 1793 में क्या हुआ था, चाइना के साथ आप अफीम का व्यापार शुरू कर सकते हैं, भारत के बाहर भी आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन 1813 में क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली को खत्म कीजिए और चाइना के साथ भी आप सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हैं और किसी चीज़ का नहीं। 1 लाख रुपया
हमारे पे उनका एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए ग्रांट किया गया। किस चीज़ पे? लिटरेचर और साइंस पे। तीसरा क्या हुआ? तीसरा पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या था? क्रिश्चियनिटी को यहाँ प्रमोट करने के लिए परमिशन दे दिया गया। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1830। और आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा चार्टर एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। अब इन 4 सब टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कवर करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। और यहाँ जो भी पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है, अगर चार्टर एक्ट भी देखें तो बहुत लंबा है, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बीपीएससी के लिए जो जरूरी है, मैंने उसको यहाँ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग अगले क्लास में पढ़ के आएंगे और हमारा कोशिश होगा कंपनी रूल को ख़त्म करना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।